एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन भादरा। मैं योगेश जानी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर अर्थशास्त्र के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। और अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले क्लास के अंतर्गत हमने अर्थशास्त्र के बेसिक जो जानकारियाँ थी उनके बारे में चर्चा की। इससे पीछे वाली क्लास के अंतर्गत हमने अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप लोगों के जो अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं हैं जो दी गई हैं उन परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की। उन परिभाषाओं के अंतर्गत परिभाषाओं के जो विभिन्न स्वरूप हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके अंतर्गत परिभाषाओं के जो प्रकार हैं उन प्रकारों के अंतर्गत दो परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक तो धन से संबंधित परिभाषा और एक कल्याण से संबंधित परिभाषा। धन से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत महत्व धन को दिया गया, जबकि कल्याण से संबंधित धन से संबंधित परिभाषाओं के बारे में चर्चा की। धन से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत महत्व धन को दिया गया, जबकि कल्याण के अंतर्गत मानव को महत्व दिया गया। आज अपने चर्चा करेंगे जो तीसरा जो इसका प्रकार है परिभाषाओं के अंतर्गत है सीमितता संबंधी परिभाषा। सीमितता संबंधी परिभाषाओं की अगर अपने बात करें तो सीमितता का मतलब होता है लिमिटेशन, कि हमारे पास जो हमारे द्वारा आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से जो प्राप्त धन है वो क्या होता है, सीमित होता है, जबकि हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं। उन अनंत आवश्यकताओं का सीमित धन के अंतर्गत किस तरीके से समायोजन किया जाए, कैसे उसके अंतर्गत अपने अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, इस परिभाषा के अंतर्गत इस चीज को बताया गया कि अर्थशास्त्र जो है वो सीमितता के बारे में हमें बताता है। सीमितता का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। सीमितता का मतलब होता है कि हमारे पास साधनों की एक लिमिटेशन होती है, एक निर्धारित मात्रा होती है, और जो हमारी आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। तो इसके संदर्भ में प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या कहा है, रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का मतलब यहाँ पे व्यक्ति विशेष द्वारा किए जाने वाली आर्थिक क्रियाओं से है विभिन्न लक्ष्यों का मतलब होता है कि व्यक्ति विशेष अपने जीवन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं के पीछे का उद्देश्य है, उसके जो लक्ष्य जो उसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करना। जिस प्रकार एक विद्यार्थी जीवन के अंतर्गत किसी बच्चे का लक्ष्य उसकी पढ़ाई से संबंधित होगा, उस लक्ष्य को पास करने से संबंधित होगा, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति विशेष का जो लक्ष्य होता है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। वही बात करूं वैकल्पिक प्रयोगों की, तो वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है जब आप किसी वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने पहले अर्थशास्त्र को थोड़ा बहुत पढ़ा है, कभी जाना है, उनके लिए तो ये समझना आसान रहेगा, लेकिन जिन बच्चों ने अर्थशास्त्र के बारे में अभी तक इस चीज को नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो वैकल्पिक जो शब्द है अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसके अंतर्गत आप लोगों के दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। एक तो होती है पूरक वस्तुएं, एक होती है स्थापन वस्तुएं। पूरक और स्थापन वस्तुओं में मुख्य अंतर क्या होता है, आप लोगों ने चाय और कॉफी का नाम सुना होगा। चाय और कॉफी जो है वो स्थापन वस्तु है। स्थापन वस्तुओं का मतलब दोनों ही क्या है, पेय पदार्थ है। आप लोगों ने घर में अपने आसपास में इस उदाहरण को देखा होगा कि जब किसी प्रकार के कोई मेहमान घर पे आते हैं तो उनके द्वारा सबसे पहला पूछे जाने वाला प्रश्न यही है, चाय या कॉफी या कोल्ड ड्रिंक जो भी है उससे संबंधित चीज आपसे पूछी जाती है। अब जब किसी चीज के स्थान पर दूसरी चीज को अपने रख रहे हैं वो चीज क्या कहलाएगी, स्थापन कहलाएगी। इस प्रकार अगर चाय पीने का कोई व्यक्ति इच्छुक नहीं है तो वो कॉफी को भी मांग सकता है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक को भी मांग सकता है, वो तो होती है स्थापन वस्तु। जबकि अपने बात करते हैं पूरक वस्तुएं, तो पूरक वस्तुओं के अंतर्गत क्या होता है आप लोगों के कि जिस प्रकार मेरे हाथ में ये मार्कर, इस मार्कर के अंतर्गत दो चीजें इंक्लूड है। एक तो ऊपर का खोल या ऊपर का ये कवर, और दूसरा इसके अंदर स्याही, यानी पेन और स्याही या मार्कर या स्याही अपने इसको बोल सकते हैं। मार्कर के उपयोग लिखने में किया जाता है और लिखने के अंतर्गत स्याही इसके अंतर्गत डाली जाती है। अगर स्याही का उपयोग इसमें नहीं किया जाएगा तो मार्कर का उपयोग नहीं है। यानी कहने का मतलब है स्याही के अभाव में मार्कर का इस्तेमाल नहीं है, और मार्कर का अगर उपलब्ध, अगर स्याही हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर स्याही है और मार्कर नहीं है तो इसका कोई उपयोग नहीं है। जिस प्रकार कार कि अगर अपने बात करें तो कार के संचालन के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है। अगर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलते हैं तो कार का संचालन संभव नहीं है। ये सारी जो चीजें जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, ये जो चीजें
इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। जिस प्रकार अपने पाठ्य पुस्तकों के पीछे के प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हम प्रश्नों में पूछा जाता है, आपके समक्ष कुछ एग्जाम्पल उसमें रखे जाते हैं, ऑप्शन रखे जाते हैं। ऑप्शन में से आपको किसी एक का चुनाव करना होता है, तो वो चुनाव क्या है, इन चारों में से आप एक का चुनाव कर रहे हो, यानी एक विकल्प आपको उपलब्ध हुआ है, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपका वैकल्पिक उपयोग कहलाता है। इसके बाद करेंगे सीमित साधनों का संबंध। सीमित साधनों का मतलब यहाँ पर व्यक्ति विशेष की आय से है। व्यक्ति विशेष के द्वारा जो कमाया जाने वाला धन है उसका एक क्राइटेरिया निर्धारित होता है, और उस सीमित धन के आधार पर हम अपनी आवश्यकताएं, जो अनंत आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं इच्छाओं को किस तरीके से पूरा करेंगे, वो किसके अंतर्गत आएगा, लोगों के सीमितता के अंतर्गत आएगा। यानी कहने का मतलब अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार को अपने विभिन्न लक्ष्यों तथा वैकल्पिक प्रयोग, अब लक्ष्य अनेक और उन लक्ष्यों के वैकल्पिक प्रयोग यानी विकल्प जो हमारे पास उपलब्ध है, उन विकल्पों के माध्यम से हम सीमित साधनों को ध्यान में रखकर उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि सीमितता संबंधी जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के अंतर्गत जो साधनों की जो सीमितता है और हमारे जो अनंत आवश्यकताएं हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, इसके बारे में परिभाषाओं के अंतर्गत चर्चा की गई है। अगर इसी के अंतर्गत बात करूं कि बात करूं कि सीमितता संबंधी जो परिभाषाएं हैं, उनके जो मूल तत्व हैं, मूल तत्वों की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनंत होती है। यानी सीमितता के उत्पन्न होने का कारण क्या है, किसी वस्तु के निर्माण के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होता है। किसी वस्तु के निर्माण किन्हीं कारणों से होता है। जिस प्रकार वर्तमान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जितने भी जो चीजें हमारे द्वारा इस्तेमाल में की जाती हैं, वो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, लेकिन जब हमें इन चीजों की आवश्यकता महसूस हुई तभी इन चीजों का हमने इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। जिस प्रकार संसाधन निर्माण के अंतर्गत एक बात कही जाती है कि व्यक्ति विशेष जो है वो संसाधनों का जनक होता है, क्योंकि प्रकृति के अंतर्गत विभिन्न रूप में विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन साधन संसाधन कब बनते हैं, जब व्यक्ति विशेष उनका अपनी आवश्यकताओं के अंतर्गत क्या करता है, उपयोग करता है। तो सबसे पहली बात जो इसके अंतर्गत की गई आप लोगों के इसके मूल तत्वों में, तो मूल तत्वों के अंतर्गत सबसे पहली बात यही है कि व्यक्ति विशेष की जो आवश्यकताएं वो क्या होती हैं, अनंत होती है। दूसरे का अगर मैं बात करूं तो प्रकृति के अंतर्गत या मानव जीवन के अंतर्गत जो साधन है, अब साधन का मतलब सीधी सी बात है किसी चीज के उपयोग का जो माध्यम बनता है। जिस प्रकार अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, साधन। उसी प्रकार व्यक्ति विशेष अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन माध्यमों का इस्तेमाल करता है, वो माध्यम क्या कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं। और साधन का मतलब यहाँ पे किससे है, धन से। धन जो होगा वो आप लोगों के क्या होगा, सीमित होगा। अब धन सीमित होते हैं और सीमितता के कारण हमारी जो अनंत आवश्यकताएं, उन अनंत आवश्यकताओं को उसके अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा, यानी हमें वो आवश्यकताओं को क्या करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं समय सीमित होता है, यानी किसी वस्तु विशेष के उपयोग के पीछे का जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, वो क्या होता है, निर्धारित होता है, वो कम होता है। वैकल्पिक वस्तुओं के उपयोग में जिस प्रकार अपने बात करते हैं, तो हमारे पास किसी वस्तु के विकल्प का उपयोग करने के लिए जो पर्याप्त जो समय होता है वो काफी कम होता है, और उस समय अभाव के कारण हमारे द्वारा जो फैसले लिए जाने होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी एक समय विशेष की जो निर्धारित सीमा है, उस निर्धारित सीमा के अंतर्गत अपनी जो आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं के अंतर्गत किस आवश्यकता को हम अधिक महत्व दें, वो समय हमारे पास क्या होता है, कम होता है। तो सीमितता, समय की सीमितता इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अंतिम रूप से बात करूं तो सीमित साधनों के अनेक उपयोग। अब जिस प्रकार हमारे पास हमारा साधन धन है, अब धन के वैकल्पिक प्रयोगों की बात करें तो अनेक प्रयोगों की बात करें तो उस धन को अपने घर के किराए के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए अपने भोजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परिवहन के अंतर्गत भी खर्च कर सकते हैं, विद्यालय या शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार के परिवहन के साधन के रूप में भी खर्च कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जो हमारे पास साधन है, उन साधनों का जो उपयोग है वो काफी ज्यादा है, अनेक रूपों में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उन आवश्यकताओं और इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। यानी निष्कर्ष रूप से यह शास्त्रीय परिभाषाओं में कहा जा सकता है कि जो हमारे पास यानी मनुष्य के पास, मानव के पास जो साधन है वो सीमित मात्रा के अंतर्गत है, और उनकी सीमितता को ध्यान में रखते हुए
सीमा के आधार पर हमारी जो अनंत आवश्यकताएं, जो इच्छाएं हैं, उनको हम किस तरीके से पूर्ण करेंगे, उसको किस तरीके से प्राप्त करेंगे, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रखी गई है। तो सीमितता परिभाषा के अंतर्गत यह बताया गया है कि साधन सीमित है, आवश्यकताएं इच्छाएं अनंत है, उन दोनों के मध्य सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में अपनी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत इसकी कुछ विशेषताएं दी गई। स्पेशलिटी की बात करूं तो इसके अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया गया, क्योंकि किसी वस्तु विशेष के उपयोग के पीछे जो होता है वो मनुष्य होता है, और मनुष्य के अभाव में किसी वस्तु का इस्तेमाल संभव नहीं है। जिस प्रकार पहले की कक्षाओं में मैंने बताया था कि मनुष्य धन के लिए नहीं है, धन मनुष्य के लिए। तो इसका मतलब है कि मानव जो है, मानव व्यवहार का अध्ययन, यानी मानव अपने सीमित आय में से अपने वैकल्पिक उपयोगों को किस तरीके से पूर्ण करता है, अपनी वैकल्पिक इच्छाओं को किस तरीके से उपयोग पूर्ण करता है, इस चीज का अध्ययन हम किसमें करेंगे, सीमित संसाधन की परिभाषा में करते हैं। इसी प्रकार विश्लेषणात्मक की अगर मैं बात करूं तो अपना जो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो काफी व्यापक और काफी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। व्यापक और बड़े होने का मतलब यहाँ पे हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं का विस्तृत रूप होना है। तीसरा जो इसके अंतर्गत दिया गया वास्तविक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान की अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत आपके आर्थिक अनार्थिक ये जो क्रियाएं हैं या आपका अच्छा या बुरा, उन चीजों का अध्ययन नहीं किया जाता है। जो समय विशेष के अंतर्गत जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, उन आवश्यक वस्तुओं का हमारे साधनों की सीमितता के आधार पर किस तरीके से उपयोग होता है, वो एक समय विशेष के अंतर्गत जो रियल कंडीशंस जो रहती हैं वो इसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। इसके बाद में हमने बात करें कि सीमित संसाधन जो होते हैं उनकी आलोचनाएं, जो बातें इन्होंने रखी हैं, सही बातें सही हो या न हो, इनके द्वारा जो बातें रखी गई थी, रॉबिन्सन के अनुसार जो बातें रखी गई थी, वो अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा इनका क्या किया गया, विरोध किया गया, इनकी आलोचना की गई। इन आलोचनाओं का आधार क्या है, किन बातों पर इन चीजों का विरोध किया गया, आलोचना की गई प्रोफेसर रॉबिन्स की। तो बात करता हूं सबसे पहले क्षेत्र विस्तृत। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि आपके आय के स्रोत, आपके साधन सीमित हो और आपके पास क्षेत्र काफी व्यापक हो। ऐसा मानव जीवन के अंतर्गत देखा नहीं जाता। यानी कहने का मतलब आप अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत क्षेत्र का अगर आप चुनाव करते हैं, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। ये बात रॉबिन्सन ने कही है कि रॉबिन्सन ने कहा कि सीमितता संबंधी जो परिभाषाएं हैं, इनके अंतर्गत विश्लेषणात्मक मतलब विस्तृत अध्ययन क्षेत्र हमें उपलब्ध होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा इनका विरोध किया गया। उद्देश्यों के प्रति तटस्थता नहीं हो सकती। उद्देश्यों के प्रति तटस्थता का मतलब सबसे पहले अपने जानेंगे। तटस्थता का मतलब होता है किसी स्थान विशेष पे रुक जाना, यानी अडिग हो जाना। अडिग का मतलब हम लोगों को पता है कि आप अगर किसी बात को लेकर बैठ जाते हैं तो उस बात के जितने भी जो तौर तरीके हैं या उस बात से अलग आप किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेते। जिस प्रकार बच्चे जिद करते हैं, वो किसी बात को या किसी चीज को लेकर जिद करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। यानी उससे ज्यादा उससे कम उसको कुछ नहीं चाहिए, वही चीज उसको चाहिए। तो इन परिभाषाओं के अंतर्गत उद्देश्यों के प्रति तटस्थता नहीं हो सकती। यानी जो आलोचना की गई है, उस आलोचना में ये बात कही गई है कि जो सीमितता की जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के अंतर्गत उद्देश्यों को तटस्थ माना गया है, यानी उनके प्रति वो तटस्थ है, उससे कम या ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि अपने आय के स्तर के आधार पर, अपने साधनों के आधार पर हम इनके अंतर्गत बदलाव करते रहते हैं। कुछ चीजों का उपयोग बढ़ जाता है, कुछ चीजों का उपयोग अपने क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जिस प्रकार लाइट का उदाहरण है, लाइट अगर कीमतें दरें बढ़ती हैं तो उसका उपयोग मानव जीवन के अंतर्गत या मनुष्य उसका उपयोग करना कम कर देता है, अगर वही दरें कम होती है तो उनको बढ़ा देता है। यानी तटस्थता वाली बात इसके अंतर्गत नहीं रहती। इसमें लक्ष्य और साधन अस्पष्ट रहते हैं, यानी इनको यह नहीं बताया गया कि लक्ष्य क्या है और साधन क्या है। यानी व्यक्ति विशेष के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है, जबकि उनके अंतर्गत लक्ष्य और साधन को एक समान मान लिया गया है, लेकिन इनके अंतर्गत जो अंतर है वो काफी ज्यादा है। लक्ष्य किसी वस्तु विशेष को प्राप्त करने का अंतिम प्रक्रिया होती है, जबकि साधन उसको प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। लक्ष्य और साधन सीमित परिभाषाओं के अंतर्गत उनको समान मान लिया गया, लेकिन आलोचक ये
बात कहते हैं कि जो इनके द्वारा जो ये लक्ष्य और जो साधन की बात जो रखी गई है वो स्पष्ट रूप से नहीं रखी गई। तो आलोचनाओं के अंतर्गत चौथी जो आलोचना आती है, सीमित तथा वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग अनावश्यक। अब शब्दों का उपयोग अनावश्यक क्यों? आप लोगों ने सुना होगा कि ज्ञानी को ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं होता। भी किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र के अंतर्गत अगर महारत प्राप्त है तो उसके समक्ष उन बातों को रखने से कोई मतलब नहीं होता। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि सर्दी के अंदर कैसे कपड़े पहनने हैं, गर्मी के अंदर कैसे कपड़े पहनने हैं, किस मौसम में कैसा खाना खाना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होती है। अगर वही बातें आपके समक्ष रखी जाती हैं तो उन बातों का कोई भी मीन्स, कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो सीमित संबंधी परिभाषाओं के अंतर्गत बार बार इन शब्दों का उपयोग किया गया है कि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है, उनका वैकल्पिक उपयोग है। तो मनुष्य जीवन के अंतर्गत सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि जो साधन है वो सीमित है और उनका वैकल्पिक उपयोग पाए जाते हैं। तो इन शब्दों का बार बार उपयोग करके एक समय विशेष की जो बर्बादी आप कह सकते हैं कि समय का दुरुपयोग जो किया गया है वो दुरुपयोग इन आलोचनाओं के माध्यम से नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इनमें आलोचना किस बात पे की कि जो बार बार हम सीमितता और वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है इन शब्दों को बार बार इसके अंतर्गत उपयोग में लेने की। अब अगर अपने बात करते हैं इसके बाद जो परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं के अंतर्गत आप लोगों के चौथा जो स्वरूप दिया गया परिभाषा का वो क्या दिया गया आप लोगों के, आवश्यकता व हीनता संबंधी परिभाषाएं। आवश्यकता व हीनता का मतलब होता है जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो अनंत है और जो आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं होती वो दुख का कारण बनती हैं। दुख के कारण का मतलब है अब एक छोटा बच्चा जब किसी वस्तु को लेकर करता है, अगर उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो रोने लग जाता है। अब रोने के पीछे का कारण क्या है कि जो उसने इच्छा रखी थी, जो उसकी किसी वस्तु के प्रति आवश्यकता थी वो वस्तु उसको उपलब्ध नहीं हो रही। उसी चीज को मानव जीवन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो अपने जीवन के अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं, अगर उसको वो उपलब्ध नहीं होती हैं वो दुखी होता है। तो इसके संदर्भ में प्रोफेसर जेके मेहता जो है उन जेके मेहता द्वारा ये कहा गया है कि आप अपनी आवश्यकताओं को कम करें, आप अपनी जरूरतों को कम करें। जब आप अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों को कम कर देंगे तो आपके जो उस वस्तु के प्रति जो उपयोग की मात्रा में अगर आप कमी लेके आते हैं तो उस परिस्थिति के अंतर्गत आप उसके उपभोग से अगर वंचित रहते हैं तो आपको दुख नहीं होगा। क्या कहा देखते हैं, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो आवश्यकता वहीनता अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार पर एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। यानी मानव व्यवहार का मतलब है जिन वस्तुओं को हम प्राप्त नहीं कर सकते, जिन आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर सकते, जिन इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर सकते, हमें उनका क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। यानी सीमित साधनों के कारण जो असीमित अनंत आवश्यकताएं वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं तो उस परिस्थिति के अंतर्गत श्रम की संतुष्टि के लिए उन चीजों को छोड़ना पड़ता है। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा अंगूर खट्टे। अंगूर खट्टे होने का मतलब क्या है भी वो चीज उसकी पहुंच से बाहर थी तो उसने मन में धारणा कर ली कि जो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई वो हमारे उपयोग की नहीं थी। वही बात इसके अंतर्गत रखी गई है कि हमारी आवश्यकताएं इच्छाएं अनंत है लेकिन साधनों की सीमितता हमें ध्यान में रखनी है। उन सीमित साधनों को अगर अपने ध्यान में रखते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर हम उनको कम करने में सफल रहते हैं तो मानव जीवन सुखमय बनता है। अगर उन चीजों में हम कमी नहीं ला पाते तो हमारे जीवन के अंतर्गत काफी दुख देखने को हमें मिलते हैं। अंतिम रूप से जो परिभाषा आप लोगों के दी गई है वो विकास से संबंधित परिभाषा। विकास से संबंधित परिभाषाओं के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो वर्तमान स्थिति के अंतर्गत जो परिभाषाएं प्रचलन में हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं वर्तमान समय के अंतर्गत प्रचलन में है उनमें एक प्रसिद्ध परिभाषा सैमुअलसन की है। सैमुअलसन ने विकास संबंधी परिभाषाओं के संदर्भ में लिखा है कि जो सीमित जो साधन है उन सीमित साधनों का विभिन्न वस्तुओं में अंतर्गत क्या किया जा सकता है, उत्पादन में लिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जो परिभाषा थी उन परिभाषाओं के अंतर्गत इन चीजों को विस्तार से नहीं बताया गया था। वर्तमान स्थिति के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि वैज्ञानिक तकनीकें इतनी ज्यादा विस्तृत हो चुकी है, मानव ज्ञान इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है कि जो साधन हमारे पास सीमित थे उनके वैकल्पिक उपयोग करते हुए हम उनके विशेष जो उपयोग है उन उपयोगों का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है जो वर्तमान से भविष्य की ओर हमें लेकर जाते हैं। वर्तमान स्थिति से भविष्य के बारे में सोचने को क्या करता है, मजबूर करता है। तो विकास संबंधी परिभाषाओं का मतलब यहाँ से कि
वर्तमान स्थिति के अंतर्गत जो हमारे पास साधनों की जो सीमितता है, उन साधनों की सीमितता का हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किस तरीके से उपयोग करें, ये परिभाषा इसके अंतर्गत रखी गई। तो हमने 5 स्वरूप परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, धन के बारे में पढ़ी, कल्याण के बारे में पढ़ी, सीमितता के बारे में पढ़ी और आवश्यकता और हीनता के बारे में पढ़ा और वर्तमान स्थिति के अंतर्गत विकास से संबंधित परिभाषाओं के बारे में चर्चा की। ये जो विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के अंतर्गत जो मुख्य बातें थी वो मुख्य बातें आप लोगों को बता दी गई हैं। इसके अलावा जो आगे का जिसमें टॉपिक जो रहता है वो अर्थव्यवस्था की समस्याएं रहती हैं। अर्थव्यवस्था की समस्याओं के अंतर्गत अपने अगर बात करें तो आने वाले समय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किन चीजों को उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, कितना किया जाए, ये सभी अर्थव्यवस्था की क्या होती है, समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के बारे में अपने चर्चा अभी इसी क्लास के अंतर्गत करेंगे, जिसके अंतर्गत अपने पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं का निदान किस तरीके से किया जा सकता है। इस समस्याओं के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो सबसे पहले जो समस्या आप लोगों के निकल के आती है, उसके अंतर्गत सबसे पहले जो समस्या है वो आप लोगों के किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, मैं केवल आपको थोड़ा बहुत इसके अंतर्गत बताऊंगा। दूसरी जो इसके अंदर समस्या दी गई आप लोगों के, उत्पादन किस प्रकार किया जाए और तीसरा उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर यह समस्या बनी रहती है, उत्पादन कितना हो, किसके लिए हो, किस तरीके से हो, ये सारी जो चीजें हैं, ये विस्तृत चीजें अपने आने वाली कक्षा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत एग्रीकल्चर की जो अर्थशास्त्र की जो क्लास है, उस क्लास के अंतर्गत किसी प्रकार का किसी को डाउट रहता है तो आप कमेंट के अंतर्गत इस बात को लिख सकते हैं, ताकि आने वाली क्लासों के अंतर्गत उन डाउट को क्लियर किया जा सके। जैसे ही राज्य सरकार द्वारा आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ की जाएंगी, उन चीजों को विस्तृत से आपको एक बार फिर से बता दिया जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो ऑफलाइन क्लास के अंदर बेहतर तरीके से आप लोगों को बताई जा सकती हैं। ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत केवल उन्हीं बातों को आपको विस्तृत रूप से बताया जा सकता है जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण रहती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको सीखनी है, पढ़नी है और जाननी है, ताकि आने वाले समय के अंतर्गत आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। धन्यवाद।